Hello everyone, hope you all are doing good. So we were discussing a marathon session on irrigation engineering. Marathon session हम कर रहे थे irrigation engineering के ऊपर. इसमें काफ़ी क्लासेस हमारी हो गई हैं, उसकी कंटिन्यूएशन में ही है. इट इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट. हम डिस्कस कर रहे थे डिजाइनिंग ऑफ कैनाल्स. कैनाल की डिजाइनिंग मैंने करा दी आपको, ट्राइंगुलर ट्रिपोलॉइडल दोनों कैनाल्स की. अब उसी के आगे बढ़ेंगे. विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइनिंग. इस चैप्टर को आज खत्म करेंगे और अगले चैप्टर में एंटर कर जाएंगे, दैट इज एनालिसिस ऑफ डैम्स. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं. जितनी भी मेरी फ्री क्लासेस हैं, वॉट एवर माई फ्री क्लासेस आर अवेलेबल, उसको कंपाइल करके एक ही कोड में डाल दिया. यू कैन स्कैन दिस कोड एंड सी माई फ्री क्लासेस. Then this is the final call to save big on Unacademy Unlock. You can save up to 53% on your subscription. Moreover, you can get up to 6 months of free subscription on Gate and ESE. So this is the final call क्योंकि इसके बाद कोई बैच लॉन्च नहीं होगा फुल लेंथ. So you can avail this course. आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. देन नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर, तो ये वाला काम भी आपके लिए आसान कर दिया है. देन जितने भी फीचर्स हैं आइकॉनिक के, वो आप अवेल कर सकते हैं प्लस के ऊपर एट अ मिनिमल कॉस्ट पे मिल जाएंगे आपको सारे फीचर्स. देन 4 अगस्त को नया बैच आ रहा है फॉर गेट एंड ESE 24 और 23 के लिए भी एप्लीकेबल है. 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं इसके अंदर, एक पर्ट CPM स्टार्ट हो रहा है और एक RCC स्टार्ट हो रहा है. वी आर स्टार्टिंग विद पर्ट CPM एंड RCC. तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स थे. तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी किसकी, डिजाइनिंग ऑफ कैनाल्स की. तो कैनाल की डिजाइनिंग कर ली थी मैंने, हाउ इट इज टू बी डिजाइंड. अब आगे बढ़ते हैं हम लाइनिंग्स के बारे में. सो इन टुडेज क्लास आई विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइनिंग्स व्हिच आर अवेलेबल और व्हिच आर कॉमनली यूज्ड. तो बात करते हैं लाइनिंग्स की. सो दीज लाइनिंग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू. दो पार्ट में क्लासिफाइड है हमारी लाइनिंग. एक है हमारी हार्ड सरफेस लाइनिंग, दूसरी हमारी अर्थ टाइप लाइनिंग. नाम से समझ में आ रहा है, हार्ड सरफेस लाइनिंग है और अर्थ टाइप लाइनिंग है. तो इसको मैं शेड कर देता हूँ. एक हमारी हार्ड सरफेस लाइनिंग है और दूसरी हमारी अर्थ टाइप लाइनिंग. कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द नेम इटसेल्फ. हार्ड सरफेस लाइनिंग में कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास. एक सीमेंट कंक्रीट की लाइनिंग हो सकती है, देन शॉर्टक्रीट की हो सकती है, हम टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, टाइल सीमेंट की भी हो सकती है, क्ले की भी हो सकती है, एसफाल्ट की लाइनिंग कर सकते हैं, हम बोल्डर की लाइनिंग कर सकते हैं. अर्थ टाइप लाइनिंग में क्या होगी, कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग. अर्थ को आपने बस कॉम्पैक्ट कर दिया, जो भी गिवन नेचुरल सॉइल मीडियम था, या आपने सॉइल सीमेंट लगा दिया, यानी सॉइल को स्टेबलाइज कर रखा है किसकी मदद से, सीमेंट की मदद से. ये हमारी अर्थ टाइप लाइनिंग होती है. सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं, अपने अपने ड्रॉबैक है. इट मीन्स इनके फीचर्स हमें पता होने चाहिए. वी शुड नो अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस लाइनिंग. अब सारे फीचर्स बता रखे. पहली थी हमारी सीमेंट कॉन्क्रीट लाइनिंग. दी फर्स्ट ऑफ द ऑप्शन वो सीमेंट कॉन्क्रीट लाइनिंग. अब क्या क्या एडवांटेज है, इट ऑफर्स लॉन्गर लाइफ एंड लेस परमेबल. इसकी लाइफ कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, परमेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है. तो एडवांटेज है, लंबे टाइम तक चलेगी, पानी इसमें से पास नहीं कर पाएगा, तो सीपेज लॉस क्या निकल के आएंगे, कम निकल के आएंगे. द सीपेज लॉस विल कम आउट टू बी लेस. इट इज़ मोर रेजिस्टेंस टू इरोजन, यानी वेयर एंड टेयर क्या होगा, कम होगा. वेयर एंड टेयर कम होगा तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम निकल के आएगी. नेक्स्ट, इट परमिट्स फास्ट कंस्ट्रक्शन. स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी तो आप जल्दी कैनाल को यूज़ कर पाओगे, तो जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे वो ज़्यादा निकल के आएगा. मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस, ये तो मैंने पीछे बता दिया क्योंकि इरोजन कम हो रही है, पर इनिशियल कॉस्ट क्या होगी इसकी, ज़्यादा होगी. ये इसका ड्रॉबैक निकल के आ जाएगा. नेक्स्ट, इट हैज़ अ हाई टेंडेंसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक. इसमें क्रैक डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द श्रिंकेज. नेक्स्ट, स्किल्ड सुपरविजन इज रिक्वायर्ड. इसके सुपरविजन के लिए हमें स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये लास्ट वाले कुछ ड्रॉबैक निकल के आ गए. तो अगर आपको सूट करता है, इकोनॉमी फेवर करती है, यू कैन गो फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट लाइनिंग. ये हमारा पहला ऑप्शन था. नेक्स्ट है हमारी शॉर्ट क्रीटिंग. शॉर्ट क्रीटिंग क्या होती है, प्रेशराइज कॉन्क्रीटिंग. स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्क्रीटिंग है जिसमें हम अंडर प्रेशर कॉन्क्रीट को अप्लाई करते हैं. ये सूटेबल है किसके लिए, छोटे मोटे कामों के लिए. इट इज सूटेबल फॉर स्मॉल जॉब, या कहीं पे आपको रिपेयर वर्क करना हो, जैसे पीछे कंक्रीट के लाइनिंग के अंदर क्रैक डेवलप हो गया, उसकी रिपेयरिंग करनी है, तो उसमें हम शॉर्ट क्रिटिंग को यूज कर सकते हैं. तो इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर रिपेयर वर्क. नेक्स्ट, इट इज वेरी हेल्पफुल इन द केसेस वेयर कैनाल हैज इरेगुलर सेक्शन. अगर कैनाल का सेक्शन इरेगुलर है, देखो ये इरेगुलर सेक्शन है, तो अगर आपने यहाँ पे कंक्रीट की लाइनिंग प्रोवाइड करी तो फॉर्म वर्क इसी शेप का मिलेगा ही नहीं आपको. तो फिर करते क्या, करते ये हम शॉर्ट क्रिटिंग अप्लाई कर देते हैं. तो सिंपली वी अप्लाई दी कंक्रीट अंडर प्रेशर, तो इसी लेयर के ऊपर अप्लाई कर देते हैं. तो अगर इरेगुलर सेक्शन होता है तो शॉर्ट क्रीटिंग करने में कंपैरेटिवली आसानी होती है. इट इज कंपैरेटिवली इजियर टू गो फॉर दैट. क्लियर है. तो एडवांटेज भी है, ड्रॉबैक भी है, दोनों चीजें बता दी. बोथ दी पॉइंट्स आई हैव डिस्कस, दोनों पॉइंट डिस्कस कर रखे हमने. चले आगे, शैल वी कंटिन्यू. चलो, नेक्स्ट है हमारी सीमेंट कंक्रीट की टाइल या ब्रिक्स.
तो नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल इज विद द हेल्प ऑफ द सीमेंट कॉन्क्रीट टाइल और विद द हेल्प ऑफ द ब्रिक्स। आप ब्रिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका एडवांटेज, इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्किल्ड सुपरविजन, किसी स्किल्ड सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई एक्सपेंशन जॉइंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसके अंदर। इवन इफ द सेक्शन इज नॉट ऑफ रेगुलर ज्योमेट्री देन ऑल्सो इट कैन बी यूज, तब भी आप इसको यूज कर सकते हो, टाइल डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट, यहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो स्किल्ड लेबर की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, पर लेबर की रिक्वायरमेंट क्या है इन जनरल ज़्यादा है, तो दोनों बातों में फ़र्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। सो इट डज नॉट रिक्वायर स्किल्ड लेबर बट नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड इज कंपैरेटिवली मोर। क्लियर है? नोट करो फटाफट। जल्दी नोट कीजिए फिर आगे चले। नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल इज एस्फाल्टिक लाइनिंग। अगला ऑप्शन जो हमारी हार्ड सरफेस लाइनिंग का, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्फाल्टिक लाइनिंग। अब क्या है एस्फाल्टिक लाइनिंग का एडवांटेज? दीज आर हाईली फ्लेक्सिबल। पीछे वाली लाइनिंग क्या थी? फ्लेक्सिबल नहीं थी, ये क्या है? फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट, इट डज नॉट डिक्रीज द रफनेस कोफिशिएंट। ये रफनेस कोफिशिएंट को क्या नहीं करती? डिक्रीज नहीं करती है, तो ड्रॉबैक है। अगर रफनेस कोफिशिएंट मेरा कम नहीं हुआ, इसका मतलब हेड लॉस क्या मिलेगा आपको? ज़्यादा मिलेगा। द हेड लॉस विल कम आउट टू बी मोर। इट ऑल्सो परमिट्स द ग्रोथ ऑफ द वीड्स। तो दोनों तरफ जो है प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। एस्फाल्टिक लाइनिंग अगर यूज करोगे, दोनों तरफ प्लांट ग्रो कर जाएंगे। अगर दोनों तरफ प्लांट ग्रो कर जाएंगे, इसका इम्पैक्ट फिर से आपको हेड लॉस ज़्यादा मिलेगा। दी हेड लॉस विल कम आउट टू बी मोर। तो हेड लॉस ज़्यादा निकल के आती है। तो अगर सूटेबल हो तो उसको भी यूज कर सकते हैं। इफ सूटेबिलिटी परमिट्स वी कैन यूज इट ऑल्सो। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल इज ऑफ, अगला जो ऑप्शन अवेलेबल है वो हमारे पास है बोल्डर लाइनिंग का। अब क्या है बोल्डर लाइनिंग? व्हाट इज बोल्डर लाइनिंग? इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज ड्राई स्टोन लाइनिंग और स्टोन पिचिंग। इसको ड्राई स्टोन लाइनिंग भी बोल देते हैं, स्टोन पिचिंग भी बोल देते हैं। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सच लाइनिंग इज दैट इट इज परवियस लाइनिंग, अलाउज फ्री फ्लो ऑफ वाटर। ये एक परवियस लाइनिंग होती है, ये अलाउ करती है फ्री फ्लो ऑफ वाटर, यानी पानी के फ्लो को रोकती नहीं है। इसका जनरली पर्पस क्या होता है? इसका जनरली पर्पस होता है हमारे चैनल को स्टेबिलिटी इम्पार्ट करना। द पर्पस ऑफ दिस लाइनिंग इज टू इम्पार्ट द स्टेबिलिटी टू द चैनल। तो जब कॉस्ट अवेलेबल नहीं होती तब इसको यूज कर लेते हैं। व्हेन द कॉस्ट इज नॉट अवेलेबल देन इट कैन बी यूज्ड वेरी इजीली। तो आसानी से इसको यूज किया जाता है, तब कोई दिक्कत नहीं होती, देन देयर इज नो इशू। क्लियर है? तो ये सारी की सारी क्या थी हमारी? ये सारी की सारी थी हमारे पास हार्ड सरफेस लाइनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग। अब कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग कब यूज करते हैं? कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग तब यूज करते हैं जब लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है कॉस्ट की। तो अगर कॉस्ट अवेलेबल नहीं है देन विल गो फॉर व्हाट? सिंपली कॉम्पैक्शन ऑफ द लोकल अर्थ। कॉम्पैक्शन कहाँ की जाती है? वेट ऑफ ओएमसी पे की जाती है। वेट ऑफ ओएमसी पे क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे परमिबिलिटी क्या निकल के आती है? कम निकल के आती है। देयर द परमिबिलिटी कम्स आउट टू बी कंपैरेटिवली लेस। दो ऑप्शन है इसके पास। एक सॉइल सीमेंट लाइनिंग है। जब आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है और परमिबिलिटी कम चाहिए, तो सीमेंट का काम क्या होता है? स्ट्रेंथ बढ़ाना। तो हम सॉइल में सीमेंट इंजेक्ट कर देते हैं। So when more strength and less permeability is required, a cement slurry is mixed with the soil that can be used as a lining material. उसको हम as a lining material यूज कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये निकल के आ गया। फिर दूसरा क्या था हमारे पास? आप सिर्फ कॉम्पैक्शन कर दो, यू कैन गो फॉर द ओनली कॉम्पैक्शन। तो ये हमारी क्या है? दिस टाइप ऑफ लाइनिंग इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? इसको हम बोल देते हैं अर्थ टाइप लाइनिंग। तो दो तरह के अर्थ टाइप लाइनिंग है, एक कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग है और एक सॉइल सीमेंट की लाइनिंग है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब ये मैंने जो भी आपको लाइनिंग बताई मैंने आपको जो भी आपको लाइनिंग बताई, इन लाइनिंग में प्रॉपर्टीज क्या क्या रिक्वायर्ड है? देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज, और इनफैक्ट ये सारी प्रॉपर्टीज अभी तक आप समझ गए होंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज आप अभी तक समझ गए होंगे। ऑल दीज प्रॉपर्टीज यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज है? देखो, परमिबिलिटी क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? एक, परमिबिलिटी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट, हाइड्रोलिकली एफिशिएंट होना चाहिए। हाइड्रोलिकली एफिशिएंट मतलब इसका मतलब डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इट्स डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी शुड बी मोर। नेक्स्ट, इकोनॉमिकल होनी चाहिए, कॉस्ट कम हो। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट करोजन ज़्यादा होना चाहिए।
नेक्स्ट स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है। तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होनी चाहिए यानी हमारी लाइनिंग ऐसी हो जो स्ट्रक्चर को क्या प्रोवाइड करे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। जैसे पीछे लिखा था बोल्टर लाइनिंग के अंदर, इसका काम क्या होता है, स्टेबिलिटी इंपार्ट करना। इट्स पर्पस इज टू इंपार्ट दी स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, ये ड्यूरेबल होनी चाहिए, लंबे टाइम तक चलनी चाहिए। इट शुड बी ड्यूरेबल, शुड बी या डूइंग द डिजायर्ड पर्पस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिजायर्ड पर्पस को फुलफिल करे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर चीज, बिल्कुल सही बात है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये तो सारी प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड आ गई लाइनिंग की। ऑल दीज आर दी प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर द लाइनिंग। चलो हो गया ये। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ईएससी, एई और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है हमारा, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब क्या बोलता है सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। Sediment transport mechanism ये बोलता है when the water flows in the channel, it carries out the scouring of the surface, due to which these particles are swept down stream by the moving water. This is technically termed as sediment transportation. तो ये स्टेटमेंट ये बोली मैंने कि जब पानी फ्लो करता है चैनल में से, मैंने ये चैनल बना के दिखाया, आई हैव शोन दिस चैनल, इसमें से पानी फ्लो कर रहा है, थ्रू दिस चैनल वाटर इज फ्लोइंग। तो जब ये पानी चल रहा होता है, ये चैनल की स्काउरिंग कराता है, तो चैनल के मटेरियल की स्काउरिंग कराता है। तो स्काउरिंग दिखा रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये चैनल के मटेरियल की स्काउरिंग कराता है, यानी मटेरियल की वेयर एंड टेयर करता है और अपने साथ आगे बहा के ले जाता है। इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन बोल देते हैं। नाउ दिस सेडिमेंट इन द कैनाल इज द बर्डन टू बी कैरिड बाय द फ्लोइंग वाटर। अब पानी के अंदर ये जो सेडिमेंट्स आ गए हैं, ये बर्डन है किसके ऊपर, फ्लोइंग वाटर के ऊपर, और उसको टेक्निकली बोल देते हैं सेडिमेंट लोड। तो अब पानी को ये सेडिमेंट लेके जाने आगे या ट्रांसपोर्ट करते हुए जाने आगे, इसको हम सेडिमेंट लोड बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द सेडिमेंट में मूव इन द वाटर आइदर एज बेड लोड और एज सस्पेंडेड लोड। अभी जो लोड बताया मैंने आपको पानी के ऊपर, या तो ये सेडिमेंट बेड के अलोंग मूव कर रहे होंगे या ये सेडिमेंट सस्पेंडेड फॉर्म में मूव कर रहे होंगे। अगर इसी का मैं आपको दूसरा व्यू दिखाऊं, इफ आई शो यू द अदर व्यू, ये हमारा दूसरा व्यू है, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो अगर इसी का मैं आपको दूसरा व्यू दिखाऊं, अब जो सेडिमेंट्स हैं हमारे, या तो ये सस्पेंडेड लोड की तरह चल सकते हैं या ये बेड लोड की तरह चल सकते हैं। यानी जो पानी फ्लो करेगा, the water which is flowing will carry this load either on the basis of the suspended load or on the basis of the bed load। यानी ये बेड के कांटेक्ट में रहेंगे, सरफेस के कांटेक्ट में रहेंगे, चलेंगे, या पानी के अंदर सस्पेंशन में आ जाएंगे। तो जब भी पानी फ्लो करेगा हमारे चैनल में से, कुछ ना कुछ कवरिंग कराएगा और मटेरियल को अपने साथ ले जाएगा। क्लियर चीज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब इस सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन की थ्योरी किसने बताई, शील्ड्स ने बताई। अब शील्ड्स ने अपनी थ्योरी में कुछ अजम्पशन लिए। क्या अजम्पशन लिए, सॉइल इज इनकोहेरेंट। सॉइल इनकोहेरेंट है, इसका मतलब इसमें कोहेजन नहीं है, कोहेजन की वैल्यू 0 मान ली। नेक्स्ट, जो सेडिमेंट लोड है वो पूरे पानी के अंदर क्या मिला, यूनिफॉर्म मिला, जबकि ऐसा होगा नहीं। तो उसने बोला कि जो सॉइल है वो इनकोहेरेंट है और जो सेडिमेंट का लोड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। प्रैक्टिकली यूनिफॉर्मिटी कभी मिलेगी नहीं हमें, पर क्योंकि कैलकुलेशन करनी है, सिंस कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डन, हम यूनिफॉर्म मान लेते हैं, वील अज्यूम इट टू बी यूनिफॉर्म। नेक्स्ट, अब जो बेसिक मैकेनिज्म है सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट का, वो है वेट ऑफ द वाटर। अब इसके लिए मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। वाटर फ्लो कर रहा है चैनल के अंदर, ओपन चैनल फ्लो होता है। मैंने एक कंट्रोल एलिमेंट लिया, कंट्रोल एलिमेंट लिया जिसको मैंने नाम दिया कंट्रोल वॉल्यूम का। इसमें जो पानी का वेट है एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। पानी का वेट का एक कॉम्पोनेंट इसको मूव कराएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक नॉर्मल कॉम्पोनेंट है। जो पानी के वेट का एक कॉम्पोनेंट है, उसी की वजह से हमारे क्या कर रहे हैं, उसी की वजह से हमारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल हो गए बेड के ऊपर, वो मूव कर रहे हैं। जब ये पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, व्हेन दीस पार्टिकल्स विल बी मूविंग, इनके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। फ्रिक्शन कहाँ लग रही होगी, फ्रिक्शन लग रही होगी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब ये पार्टिकल मेरे तभी मूव कर पाएंगे, इसका मतलब ये पार्टिकल मेरे तभी मूव कर पाएंगे, दीज पार्टिकल्स विल बी मूविंग ओनली व्हेन जो पानी के वेट का कंपोनेंट किसके बराबर हो जाए, फ्रिक्शन के बराबर हो जाए। इट बिकम्स इक्वल्स टू फ्रिक्शन लिमिटिंग कंडीशन के अंदर। तो अगर मुझे शेयर स्ट्रेस निकालना है, इफ आई हैव टू कैलकुलेट दी शेयर स्ट्रेस, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा,
इफ आई हैव टू कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? आई कैलकुलेट द टोटल फोर्स विच इज एक्टिंग, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, और फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है हमारा? W साइन बीटा के बराबर है, डिवाइड बाय द एरिया, कितनी एरिया के ऊपर ये लग रहा है। अब ध्यान रखना ये वेटेड एरिया है पूरा, दिस इज द इंटायर एरिया ओवर विच दिस फोर्स इज एक्टिंग। तो मैं शेयर स्ट्रेस कैसे निकालूंगा? टोटल फोर्स डिवाइड बाय द वेटेड एरिया। अब टोटल फोर्स मैंने लिखा तो है फ्रिक्शनल फोर्स, अगले स्टेप में लिख देता हूँ, ये फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय द एरिया। कौन सा एरिया? वेटेड एरिया। जो मेरा फोर्स है वो किसके बराबर है? जो मेरा फोर्स है वो किसके बराबर है? W साइन बीटा के बराबर है, जैसे इक्वल टू W साइन बीटा। तो उसको मैंने लिख दिया W साइन बीटा अपॉन वेटेड एरिया। अब पानी का वेट निकालना है इसके अंदर। पानी का वेट कैसे निकालूं? हाउ टू कैलकुलेट द वेट ऑफ द वाटर? हाउ टू कैलकुलेट द वेट ऑफ द वाटर? वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट। तो लिख देंगे, सो वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट, सो वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय द एरिया ऑफ द वाटर। अच्छा, साइन बीटा, वी नो व्हेन बीटा इज स्मॉल, बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू साइन बीटा विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू टेन बीटा, जो हमारी क्या है? स्लोप है। तो मैंने इसको स्लोप से रिप्लेस कर दिया, आई हैव रिप्लेस दिस विद द स्लोप, तो वो हमारे स्लोप से रिप्लेस हो गया। क्लियर है चीज? अब जो मेरा वॉल्यूम है वो किसके बराबर है? सो जो मेरी वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? अब मुझे एनालिसिस करनी है, सो वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट। सो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ फ्लो इनटू लंबाई। सो एरिया ऑफ फ्लो, सो एरिया ऑफ फ्लो इनटू लेंथ इनटू गामा डब्ल्यू आर एस। वेटेड एरिया क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ फ्लो, पेरीमीटर ऑफ फ्लो इनटू लंबाई। सो पेरीमीटर ऑफ फ्लो इनटू लंबाई, सॉरी वेटेड पेरीमीटर है। सो वेटेड एरिया, so wetted area will be equal to what? Wetted area will be equal to perimeter of flow into लंबाई। ये कैंसिल आउट हो गया। एरिया और हमारा पेरीमीटर किसके बराबर होता है? एरिया और पेरीमीटर हमारा आर के बराबर होता है। ये गामा डब्ल्यू लिखा हुआ है और ये एस लिखा हुआ है। तो हमारी एवरेज शेयर स्ट्रेस क्या निकल के आ गई? गामा आर एस निकल के आ गई। इसका मतलब जब पानी चल रहा है इसका मतलब जो पानी चल रहा है ये हमारे पार्टिकल्स के ऊपर कितना स्ट्रेस लगाएगा? गामा डब्ल्यू आर एस लगाएगा। ये कितना फोर्स लगाएगा? गामा डब्ल्यू आर एस लगाएगा। इसको हमने स्ट्रेस के टर्म में लिख दिया। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट की। जैसे ही हमारा फोर्स इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ये पार्टिकल क्या करने लग जाएंगे? पानी के साथ चलने लग जाएंगे। दे विल मूव अलोंग विद द वाटर। क्लियर है? तो ये सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म निकल के आ गई हमारी। अच्छा, अब ये जो शियर स्ट्रेस मैंने निकाला है, दिस शियर स्ट्रेस व्हिच वी हैव फाउंड, ये हमारी एवरेज शेयर स्ट्रेस है होगा। तो दिस इज द एवरेज शेयर स्ट्रेस। अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है शेयर स्ट्रेस की, पीछे भी लिखा हुआ है, देखो नोट डाल दिया, द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द एवरेज शेयर फ्रिक्शन और ट्रैक्टिव स्ट्रेस। जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस लगेगा किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ फ्लो पे, वो निकालने के लिए आप आर को रिप्लेस कर दोगे किससे? डेप्थ ऑफ चैनल से। तो ये रहा, अगर मैं आर को रिप्लेस कर दूं किससे? डेप्थ ऑफ फ्लो से, तो मेरे को मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिल जाएगी। तो इस बात को बताने के लिए डायग्राम है हमारे पास, आई हैव शोन यू द डायग्राम। तो कहने का मतलब यह है कि पीछे जो शेयर स्ट्रेस निकली है हमारी वो क्या है? पीछे जो शेयर स्ट्रेस निकली है वो हमारी एवरेज शेयर स्ट्रेस है। तो एवरेज शेयर स्ट्रेस है गामा डब्ल्यू आर एस, गामा डब्ल्यू आर एस, गामा डब्ल्यू आर एस। ये हमारी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है कहाँ पर? साइड्स पे। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउ मैक्सिमम कहाँ पर? एस मतलब साइड पे। ये हमारी टाउ मैक्सिमम बी मतलब कहाँ पर? बॉटम पे। ये हमारी मैक्सिमम शेयर है। कहाँ पे मैक्सिमम मिलेगी? जहाँ पर वाई मैक्सिमम होगा। अब जरा चेक करके देख लो, हर जगह डेप्थ ऑफ फ्लो क्या है? एवरीवेयर डेप्थ ऑफ फ्लो इज व्हाट? वेरिएबल। तो जब डेप्थ ऑफ फ्लो वेरिएबल है तो मेरे शेयर स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगी? वेरिएबल होगी। द वेरिएशन ऑफ द शेयर स्ट्रेस विल आल्सो बी डिफरेंट। तो पीछे हमारी एवरेज शेयर स्ट्रेस है, जो हमने जो कर्व बनाई हुई है वो एक्चुअल शेयर स्ट्रेस है। मैं उसको हाईलाइट भी करके दे देता हूँ। ये मेरी शेयर स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन है साइड्स के ऊपर, और ये मेरे शेयर स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन है बेस के ऊपर। दिस इज माय शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द बेस। नोट कर लो फटाफट से। दोनों की वैल्यू भी बता रखी है। जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है हमारा साइड पे, इट इज हाउ मच? ये कितना होता है? 0.75 टाइम्स ऑफ एवरेज शेयर स्ट्रेस।
और जो हमारी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है बेस पे 0.97 टाइम्स ऑफ व्हाट, ये हमारा 0.97 टाइम्स है गामा डब्ल्यू वाई एस का, और वाई क्या है हमारी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फ्लो है, वाई इज अवर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फ्लो। तो इन दोनों की वैल्यूज भी बता दी है, कहाँ गया, तो इन दोनों की वैल्यूज भी निकाल के दे दिया आपको। तो ये कितनी होती है सरफेस पे बोल दो या स्लोप पे बोल दो, सो इट इज 0.75 टाइम्स ऑफ गामा डब्ल्यू वाई एस, तो लिख देता हूँ। सो दिस इज 0.75 टाइम्स ऑफ गामा डब्ल्यू वाई एस, और ये कितनी है 0.97 टाइम्स ऑफ गामा डब्ल्यू डेप्थ ऑफ फ्लो, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फ्लो वाई एस। 0.75 है और वो 0.97 है, तो एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी है और एवरेज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी है। हाँ, आते हैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर। अब अगर मुझे इसकी एप्लीकेशन करनी है, एप्लीकेशन इस पूरे कंसेप्ट की, क्या है इस पूरे कंसेप्ट की एप्लीकेशन, अगर आपको क्या करना है स्काउरिंग को बचाना है, सो टू प्रिवेंट दी स्काउरिंग व्हाट आर द कंडीशन, जो शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रही है बेड के पार्टिकल के ऊपर, वो शेयर स्ट्रेंथ से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। द शेयर स्ट्रेस विच इज एक्टिंग ओवर द पार्टिकल शुड बी लेस देन व्हाट शेयर स्ट्रेंथ। अगर जो स्ट्रेस लग रहा है वो स्ट्रेंथ से कम हो जाए, कौन सा स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस, तो हमारे मूवमेंट ही नहीं होगा पार्टिकल का, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही थी, ये मैंने डायरेक्टली आपको रिजल्ट बता दिया कि 11 आर एस शुड बी लेस देन इक्वल टू डी, पर मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, आई कैन प्रूव इट ऑल्सो। कैसे, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या आ रही थी 0.97 गामा आर एस थी वैल्यू, सो पॉइंट ये टाउ मैक्सिमम, तो टाउ मैक्सिमम की वैल्यू है हमारी, दिस इज वैल्यू ऑफ टाउ मैक्सिमम। तो वाई की वैल्यू कितनी लेके चल लूंगा, वाई की वैल्यू लेके चल दूंगा गामा डब्ल्यू आर एस, सो गामा डब्ल्यू आर एस कहाँ गया मेरा पेन, सो गामा डब्ल्यू आर एस दिस शुड बी लेस देन व्हाट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ। तो ये हमारा टाउ मैक्स है शेयर स्ट्रेस, ये हमारी है शेयर स्ट्रेंथ, दिस शुड बी लेस देन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बेड। अब जो शेयर स्ट्रेंथ है वो शील्ड ने डायरेक्टली बताई हुई है, मैं एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिख देता हूँ 0.056 गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू जी माइनस वन, ये शील्ड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मैंने, दिस इज शील्ड एक्सप्रेशन विच इज बीइंग रिटन डायरेक्टली, तो ध्यान रखना है इसका, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। अब अगर मैं बात करूं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की, तो गामा डब्ल्यू कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया आर एस बच गया, जी की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 2.65, so 0.97 rs should be less than equal to 0.056 d into 2.65 minus 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ रिजल्ट आता है 11 rs should be less than equal to d, तो ये एक्सप्रेशन मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ध्यान रखना ये बात वैलिड है किसके लिए, टू प्रिवेंट दी स्काउरिंग ओवर द कैनाल बेड, ये बेड के पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आप नहीं चाहते कि कैनाल के बेड के पार्टिकल्स की स्काउरिंग हो, दिस कंडीशन शुड बी वैलिडेटेड इन योर कैनाल। अगर आप चाहते हो कि जो स्लोप के ऊपर पार्टिकल है उनकी भी स्काउरिंग नहीं हो, तब भी ये एप्लीकेबल है। तो शेयर स्ट्रेस ऑन द कैनाल साइड स्लोप शुड बी लेस देन द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कैनाल साइड स्लोप, तो बस यहाँ पे जो स्लोप एंगल है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं डिराइव कर सकता हूँ, डिराइव करने के बाद डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख के दे दिया 0.75 आर एस, ये थी हमारी मैक्सिमम वैल्यू, शुड बी लेस देन इक्वल टू डी बाई 11, सेम ये एक्सप्रेशन आया डी बाई 11, ये रहा डी बाई 11 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर फाइव। अब थीटा क्या है हमारी साइड स्लोप है, जी कितनी ली 2.65 ली, फाई क्या है हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल। आपने सॉइल को कैसे माना हुआ है, कोहेजनलेस माना हुआ है, पर फ्रिक्शन तो है ही उसके अंदर, यानी फाई की वैल्यू पुट करोगे। तो अगर ये कंडीशन वैलिडेटेड हुई तो हमारी स्काउरिंग नहीं होगी किसके, स्लोप्स के ऊपर। अगर पीछे वाली कंडीशन वैलिडेटेड हुई तो हमारी स्काउरिंग कहाँ नहीं होगी, बेड पे नहीं होगी। अगर दोनों कंडीशन वैलिडेट हो गई इसका मतलब स्काउरिंग पूरे चैनल के अंदर ही नहीं होगी। तो ये खत्म हुई हमारी बेसिक थ्योरी। लास्ट में एक और जानकारी दे दी कि अगर रिजिड सेक्शन है यानी लाइंड कैनाल है और नॉन एन्यूवियल कैनाल है, तो मैनिंग्स कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो एम्पेरिकली यूजिंग स्टिकलर्स इक्वेशन। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में ये भी आ जाता है, तो मैनिंग्स कांस्टेंट इज इक्वल टू डी रेज टू पावर 1/6 डिवाइड बाय 24, ये हमारी स्टिकलर्स इक्वेशन होती है। सो टेक्निकली टर्म्ड एज स्टिकलर्स इक्वेशन। तो अब जाके आपकी पूरी कैनाल की कहानी खत्म होती है। नाउ द एंटायर स्टोरी ऑफ द डिजाइनिंग ऑफ द कैनाल इज फिनिश्ड।
क्लियर है? शैल वी कंटिन्यू? चलो अप्लाई करते हैं इसको. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस of a particular method of lining. So which of the factors are principal factors influencing a choice of a particular method of lining? चलो देखते हैं. बोला कौन कौन से फैक्टर हैं जो लाइनिंग को सेलेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं. अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एट द साइट और विद इन इजी रीच. सही बात है, करेगा. वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द चैनल, बिल्कुल सही बात है. वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज़्यादा होगी, वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा, मटेरियल हार्ड लेना पड़ेगा. कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, बिल्कुल सही बात है. तीनों फैक्टर करते हैं. ऑल थ्री फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो तीनों ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है क्या डिसाइड करने के लिए, लाइनिंग को डिसाइड करने की. ऑल थ्री फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द लाइनिंग. तो सही है सवाल, तो ये कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द कैनाल सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग. एसएससी का सवाल है. हेडवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटरी कैसे आ गई? तो डिस्ट्रीब्यूटरी है फिर ब्रांच कैनाल लगा रखा है, गलत बात है. हेडवर्क है, मेन कैनाल है, ब्रांच कैनाल है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, माइनर है. सही है, आंसर इज बी. हेडवर्क है, मेन कैनाल है, ब्रांच कैनाल है, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी. गलत हो गया. हेडवर्क है, ब्रांच और मेन, गलत हो गया. तो आंसर इज बी. आंसर हमारा बी. नेक्स्ट, the minimum size of gravel that will not move in the bed of the wide rectangular channel of depth 0.8 meter, longitudinal slope is 0.0041. आ गया. बेड से पार्टिकल मूव नहीं होना चाहिए, तो कंडीशन क्या है? 11 आर एस शुड बी लेस देन इक्वल टू डी. वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, आर किसके बराबर होती है? आर बराबर होती है हमारे वाई के बराबर. So R is equal to Y for wide rectangular channel. So 11 YS should be less than equal to D. तो D क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 11 YS होना चाहिए. ग्रेटर देन इक्वल टू 11.8 इंटू 0.0041. कैलकुलेट कर लो जो भी वैल्यू आ रही है. सो 11 इंटू 0.8 इंटू 0.0041 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, mm में आ जाएगा आंसर. तो 30, सो 36.08 आता है. सो 36.08 mm. तो ये हमारा रिजल्ट हो गया. दिस इज अवर रिजल्ट. चले. चलो, तो ये तो हमारा प्रॉब्लम हुआ. नाउ विल एंटर इनटू व्हाट. अब हम एंटर कर जाएंगे किसमें? एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम में. अगला टॉपिक स्टार्ट हुआ. फिर से इसमें छोटे छोटे सवाल भी बनते हैं और कन्वेंशनल में तो 20 नंबर से 25 नंबर का सवाल भी आता है. इस बार मेंस में भी सवाल था, पूरा 20 नंबर का सवाल था मेंस में आया हुआ ESI के अंदर. तो बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से. अब क्या है, इनफैक्ट इरिगेशन से एक ही सवाल आया था. देयर वाज ओनली वन प्रॉब्लम फ्रॉम द इरिगेशन एंड दिस वाज द ओनली प्रॉब्लम. यही प्रॉब्लम थी. तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या बन जाती है? ज़्यादा बन जाती है. क्लियर है? तो इसी के एनालिसिस करते हैं. विल डू द एनालिसिस ऑफ दिस ओनली. चलो देखो क्या है. फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, डैम क्या होता है? डैम इज अ फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन और बैरियर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द रिवर सो एज टू स्टोर द वाटर इन इट्स अपस्ट्रीम. इसका पर्पस क्या होता है? पानी को स्टोर करके रखना अपस्ट्रीम साइड में. ये एक फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है या जो बैरियर है जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं रिवर की विड्थ के लॉन्ग. तो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं रिवर के विड्थ के लॉन्ग. सो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टेड अलोंग द विड्थ ऑफ द रिवर. तो इस बात को समझाने के लिए मैंने आपको डैम बना के दिखाया. मेरे हिसाब से सबने डैम देख रखा होगा, मूवीज में देखा होगा, कईयों ने रियल में देखा हुआ होगा. तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी रेयर चीज़ नहीं है जो किसी ने नहीं देखी हो. तो लेट सपोज ये रिवर का कोर्स है, ये रिवर का कोर्स है, ये वाटर अवेलेबल है डैम के अंदर. दिस इज द वाटर अवेलेबल इन द डैम. तो ये वाटर है.
तो डैम क्या होती है? डैम हमारे फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बैरियर होती है जो कंस्ट्रक्ट करते हैं हम रिवर के विड्थ के अलावा। क्लियर है कहानी? जिसका पर्पस क्या होता है? जिसका पर्पस होता है पानी को स्टोर करके रखना। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द पूल ऑफ द वाटर विच इज स्टोर्ड ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द डैम इज कॉल्ड एज रिजर्वोयर। जो पानी स्टोर्ड है अपस्ट्रीम साइड ऑफ डैम पे, इसको हम क्या बोल देते हैं? रिजर्वोयर बोल देते हैं। सो पूल ऑफ द वाटर विच इज स्टोर्ड ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द रिजर्वोयर इज टेक्निकली टर्म्ड एज रिजर्वोयर। ये बात भी समझ में आती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इफ द डैम रजिस्ट ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस बाय इट्स सेल्फ वेट, इसको हम टेक्निकली क्या बोल देंगे? इसको हम टेक्निकली बोल देंगे ग्रेविटी डैम। तो वो डैम जो सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को अपने वेट से ही रजिस्ट कर जाता है, इसका टेक्निकल नाम रख दिया हमने ग्रेविटी डैम। तो ये ग्रेविटी डैम भी हो सकता है और हो सकता है ये अर्दन डैम भी हो। हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ग्रेविटी डैम। तो वो डैम जो सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्स को रजिस्ट कर जाए अपने खुद के वेट की वजह से, ये कहला जाएगा ग्रेविटी डैम। ठीक है, अच्छी बात है ग्रेविटी डैम। अरे सवाल भी आ गया इसके ऊपर। So gravity dam means what? Dam constructed using concrete. All the forces due to water wave uplift are resisted by the weight of the dam. सही बात है। Dam constructed using earth, इसको तो हम अर्दन डैम बोल देते हैं। Dam constructed using stone masonry, नहीं? क्लियर है? चले आगे। Shall we continue? नोट करो फटाफट। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ द डैम साइट? कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ डैम साइट को? पहला फैक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो टोपोग्राफी। क्या टोपोग्राफी हमारे रीजन की है? क्यों टोपोग्राफी को समझने के लिए दो डायग्राम बना रखे हैं। एक नैरो वैली है। जो नैरो वैली होती है, इसका जो सबमर्जेंस एरिया होता है, जो एरिया ये सबमर्ज करके बैठी होती है, तो अगर नैरो वैली है, एरिया ऑफ सबमर्जेंस क्या मिलेगा? कम मिलेगा। जो हमारी नैरो वैली नहीं है, जो वाइड है, उसमें एरिया ऑफ सबमर्जेंस क्या मिलेगा आपको? ज्यादा मिलेगा। तो नैरो वैलीज हैव लो सबमर्जेंस एरिया एंड शुड बी प्रेफर्ड इन कंपैरिजन टू द प्लेन रीजन। क्लियर है? ऑल्सो जो क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट होगी वो भी क्या होगी? कम होगी। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वुड ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। तो नैरो वैली में जो कंस्ट्रक्शन का टाइम होगा वो भी कंपैरेटिवली क्या निकल के आ जाएगा? कम निकल के आ जाएगा। तो हम नैरो वैली को प्रेफर करेंगे किसके ऊपर? प्लेन के ऊपर। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ किसी के लिए? चले, चलो नेक्स्ट फाउंडेशन। जो फाउंडेशन होनी चाहिए वो हमारी इम्परमेबल होनी चाहिए। फाउंडेशन क्यों इम्परमेबल होनी चाहिए? ताकि सीपेज क्या हो? कम हो। सीपेज क्या होगा तो अपलिफ्ट भी क्या होगा? कम होगा। सही बात है। जिस रिवर के ऊपर आप बना रहे हो डैम, वो पेरिनियल रिवर होनी चाहिए। पेरिनियल मतलब परमानेंटली उसमें पानी फ्लो होना करना चाहिए पूरे साल भर। रिवर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सीजमिक एक्टिविटी, कोई सीजमिक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और जो लेबर है वो लोकली अवेलेबल होना चाहिए। द कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड लेबर शुड बी लोकली अवेलेबल, ताकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाए? कम हो जाए। तो पीछे हमारा क्या था? पीछे हमारा था टोपोग्राफी ऑफ द रीजन।
इस बार क्या है, हमारी फाउंडेशन की बात करी और हमने कॉस्ट की बात करी। ये दोनों फैक्टर मिलकर डिसाइड करेंगे किसके बारे में, ये दोनों फैक्टर मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमें डैम कहाँ बनाना है, वेयर द डैम इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ? Any of the point to be referred from this or anywhere? हो गया? चलो, next and the most important point of reference. Next and the most important point of reference is forces which are acting on the dam. कौन कौन से फोर्स हमारे एक्ट कर रहे हैं डैम के ऊपर? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन द डैम। कौन कौन से फोर्सेज काम कर रहे हैं डैम के ऊपर? अब मैंने आपको एक बेसिक सा सेक्शन बना के दिखा रखा है डैम का। आई हैव शोन द बेसिक सेक्शन। जो आगे वाला पॉइंट एफ है इसको हम टो बोलते हैं, जो पीछे वाला पॉइंट डी है इसको हम हील बोलते हैं। जैसे हमारा पैर है एग्जैक्टली वैसा ही बना हुआ है, आगे हमारे टोज हैं और पीछे क्या है, हील है। तो सेम वही टो और हील बना हुआ है, उसी की रेफरेंस बनी हुई है, सेम रेफरेंस इज बीइंग ड्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। क्लियर है चीज? चले आगे। Shall we continue? हो गया? चलो, अब फोर्सेस की बात करते हैं। देखो कौन कौन से फोर्स काम करते हैं हमारे डैम के ऊपर। पहला फोर्स जो काम कर रहा होता है वो है इसका खुद का वेट। द फर्स्ट ऑफ द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द डैम इज सेल्फ वेट। अब वेट को मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ा, एक जो हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है इसका वेट W1, एक जो हमारा ट्राइंगुलर सेक्शन है इसका वेट W2। निकाल सकते हैं दोनों का वेट, बोथ द वेट्स कैन बी कंप्यूटेड। कैसे निकालोगे वेट? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? पहले वाले सेक्शन का एरिया इंटू लंबाई, दूसरे वाले सेक्शन का एरिया इंटू लंबाई। दूसरे वाले सेक्शन का एरिया ट्राइंगल है तो निकाल सकते हो एरिया। एल जनरली हम 1 मीटर लेके चलते हैं, तो जब भी किसी पैरामीटर की वैल्यू बहुत ज्यादा निकल के आ जाती है, सिंप्लीफाई करने के लिए उस पैरामीटर की वैल्यू 1 यूनिट मान लेते हैं। तो जब भी किसी पैरामीटर की वैल्यू बहुत ज्यादा निकल के आ जाती है, सिंप्लीफाई करने के लिए उस पैरामीटर की वैल्यू कितनी ले लेते हैं? सिंप्लीफाई करने के लिए उस पैरामीटर की वैल्यू हम कर देते हैं 1 यूनिट। तो सेम यहाँ 1 यूनिट कर रखी है। इसका मतलब पहली चीज तो क्या है? पहली चीज तो क्या है? पहली चीज तो सेल्फ वेट है। द फर्स्ट ऑफ द थिंग इज सेल्फ वेट। नोट करो फटाफट फिर आगे चले। नोटेड, देन विल प्रोसीड फर्दर। नोटेड। नेक्स्ट ऑफ द फोर्स, नेक्स्ट ऑफ द फोर्स इज वाटर फोर्स। तो वाटर प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फोर्स बनता है। दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट फोर्स, तो लिखा भी हुआ है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द डैम। ये डीस्टेबलाइजिंग फोर्स है, पीछे वाला क्या था? स्टेबलाइजिंग फोर्स था। वेट की वजह से स्टेबलाइजेशन आती है, वाटर प्रेशर की वजह से क्या होता है? डीस्टेबलाइजेशन होता है। द हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर exerted on the dam by the weight of the water stored on the upstream and downstream side of the dam can be computed using hydrostatic pressure distribution। तो हम मान सकते हैं जो पानी स्टोर है, ये हमारा डैम बना हुआ है, मैं डैम को शेड कर देता हूँ। तो जो पानी स्टोर है अपस्ट्रीम साइड में और डाउनस्ट्रीम साइड में, इसकी वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या मान के?
ये मान के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को माना दोनों तरफ और कैलकुलेशन कर ली। प्रेशर कितना होगा, ये एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। प्रेशर क्या करता है, डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है। बेस पे प्रेशर कितनी होगी, गामा डब्ल्यू एच, यहाँ पे गामा डब्ल्यू एच डैश। तो टोटल फोर्स कितना होगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट। कहाँ पे लगेगी ये फोर्स, h/3 फ्रॉम द बेस ऑफ द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, और यू कैन से डैम। दोनों तरफ का प्रेशर निकाल लिया, सबट्रैक्ट कर दोगे क्या मिल जाएगी, रिजल्टेंट मिल जाएगी आपको, यू विल गेट द रिजल्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर मेरा डैम का जो फेस है वो इंक्लाइंड है, देखो CD पोर्शन भी इंक्लाइंड है और EG पोर्शन भी इंक्लाइंड है, तो ये जो पानी स्टोर है अपस्ट्रीम साइड पे और डाउनस्ट्रीम साइड पे, ये इसके ऊपर भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स किसके बराबर होगा, पानी के वेट के बराबर होगा। सो व्हेन द फेसेस ऑफ द डैम आर इंक्लाइंड, वर्टिकल कंपोनेंट ड्यू टू द वेट ऑफ द वाटर, vertical component due to the weight of the water on the inclined portion is also computed। तो ये जो vertical component है पानी के weight की वजह से किसके ऊपर, inclined portion के ऊपर, आप इसे भी consider करोगे, that is also to be considered, तो वो भी consider कर लेंगे हम। तो इसका weight निकालने के लिए एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए डाटा गिवन होता है। तो पहला फोर्स कौन सा आया, उसका खुद का वेट, दूसरा फोर्स कौन सा आ गया, वाटर प्रेशर फोर्स आ गया। नेक्स्ट आएगी अपलिफ्ट फोर्स। अब ये अपलिफ्ट फोर्स किसकी वजह से आती है, पानी की वजह से भी आती है, तो इट्स अगेन बिकॉज ऑफ द वाटर। सो वाटर विच इज सीपिंग थ्रू द पोर्स, क्रैक और फिशर्स ऑफ द फाउंडेशन मटेरियल, और वाटर विच इज सीपिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द डैम देन टू द बॉटम विल एक्सर्ट द अपलिफ्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द डैम। तो वो पानी जो सीप कर जाता है वॉइड में से, क्रैक में से, कंटिन्यूस क्रैक में से फाउंडेशन तक, या वो पानी जो सीप करता है डैम की बॉडी से और फिर जाता है फाउंडेशन पर, ये सारा पानी मिलके अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट करता है ऑन द बेस ऑफ द डैम। दूसरा, ये सेकंड मेजर एक्सटर्नल फोर्स है जो डैम के ऊपर एक्ट करता है। पहला एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, वेट तो भैया इंटरनल फोर्स थी, पहला था वाटर प्रेशर फोर्स, ये दूसरा है। ये जो वर्टिकल अपलिफ्ट फोर्स है ये इस वेट को क्या कराएगा, घटाएगा। वेट हमारी रेजिस्टिंग फोर्स थी, तो अपलिफ्ट फोर्स क्या हुआ हमारा, ये हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया, यानी ये स्टेबिलिटी क्या करता है, कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो अपलिफ्ट फोर्स है इसको कैलकुलेट करने का तरीका नहीं पता अभी तक, सो इट इज नॉट अकाउंटेड प्रिसाइसली टिल नाउ। तो प्रिसाइसली अभी भी अकाउंट नहीं कर पाए, पर फिर भी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, अपस्ट्रीम साइड पे अपलिफ्ट प्रेशर का मैग्नीट्यूड वाटर प्रेशर के बराबर है, डाउनस्ट्रीम साइड पे अपलिफ्ट प्रेशर का मैग्नीट्यूड डाउनस्ट्रीम साइड पे जो वाटर प्रेशर है उसके बराबर है, और उसके बाद आप इन दोनों को जोड़ दो स्ट्रेट लाइन से, ये लो। तो अपस्ट्रीम साइड डैम की हमारी वाटर प्रेशर कितना है, गामा डब्ल्यू एच, तो मैंने अपस्ट्रीम फोर्स को भी कितना मान लिया, अपलिफ्ट फोर्स को भी कितना मान लिया, गामा डब्ल्यू एच। डाउनस्ट्रीम साइड वाटर प्रेशर कितनी है, गामा डब्ल्यू एच डैश, तो यहाँ पर भी मैंने अपलिफ्ट फोर्स को कितना मान लिया, गामा डब्ल्यू एच डैश, और फिर इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, इट इज फर्दर जॉइंड बाय द स्ट्रेट लाइन। तो ये जुड़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन से, so it is further joined by the straight line। तो अपलिफ्ट फोर्स हमारे हील पे गामा डब्ल्यू एच, टो पे गामा डब्ल्यू एच डैश, बीच में जोड़ दिया। टोटल फोर्स निकालना है, एरिया निकाल लो इस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। अब क्योंकि ये डिस्टर्बिंग फोर्स है, वेट को घटा रहा है, क्योंकि ये डिस्टर्बिंग फोर्स है वेट को घटा रहा है, तो हमारा एम क्या होगा, हमारा एम होगा इसके मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करना। अब इसके मैग्नीट्यूड को रिड्यूस कैसे करते हैं, ड्रेनेज गैलरी दे देते हैं। सो व्हेन ड्रेनेज गैलरी इज प्रोवाइडेड, तो कुछ पानी जो सीप करके गया नीचे वो गैलरी में जमा हो जाता है, यानी उसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है। सो व्हेन ड्रेनेज गैलरी इज प्रोवाइडेड इट रिलीव्स द अपलिफ्ट प्रेशर। अब ये अपलिफ्ट प्रेशर को रिलीज कर देता है, ठीक है, अपलिफ्ट प्रेशर को रिलीज कर देता है, पर उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जहां पर भी आपने ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करी, जहां पर भी आप ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करोगे वहां पर प्रेशर का मैग्नीट्यूड होगा गामा डब्ल्यू एच डैश, यानी जो टो पे प्रेशर था, प्लस 1/3 ऑफ द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर एट द टो एंड हील। तो इस बात को समझाने के लिए जो दिखा रखा है, समझाने के लिए मैंने आपको डायग्राम ही दे रखा है। लेट अस सपोज ये मेरी ड्रेनेज गैलरी है, अगर ये ड्रेनेज गैलरी नहीं होती तो अपलिफ्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना रखा, तो ये हमारा अपलिफ्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, ठीक है, समझ में आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैंने ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड कर दी, जहां पर ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करी वहां पर प्रेशर कितना है, गामा डब्ल्यू एच डैश प्लस 1/3 ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट हील एंड टो। तो ये मेरे प्रेशर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो जब प्रेशर का मैग्नीट्यूड आ गया, बाकी आपने स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, तो ऐसा करने से क्या हुआ, अपलिफ्ट प्रेशर रिड्यूस हुआ आपका, देखो। तो जो पोर्शन मैंने शेड करके दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर हमारा अपलिफ्ट प्रेशर क्या हुआ, रिड्यूस हो गया।
उसके मैग्नीट्यूड के बराबर हमारा अपलिफ्ट प्रेशर क्या कर गया, रिड्यूस कर गया। अपलिफ्ट प्रेशर इज रिड्यूस्ड। क्लियर है? इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकल के आया, जो मैग्नीट्यूड है ड्रेनेज गैलरी पे अपलिफ्ट प्रेशर का, ये इंडिपेंडेंट है इसकी लोकेशन के। तो जब ये इंडिपेंडेंट है इसकी लोकेशन के, तो ऑब्वियसली मैं ड्रेनेज गैलरी को कहाँ प्रोवाइड करूंगा, हील के पास प्रोवाइड करूंगा, टो के पास प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि जितना हील के पास प्रोवाइड करूंगा उतना ही बेनिफिट निकल के आएगा। जितना हील के पास प्रोवाइड करूंगा उतना ही बेनिफिट निकल के आएगा। द मोर इट इज क्लोजर टू द हील, मोर इज द बेनिफिट, उतना ही रिडक्शन निकल के आएगा। फिर आगे आपको कुछ जानकारी दे दी। बेसिक डायमेंशन ऑफ गैलरी इज 1.5 मीटर बाय 1.8 मीटर। द वैल्यू ऑफ द अपलिफ्ट प्रेशर एट द लोकेशन ऑफ द गैलरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ गैलरी, बताया था। कहीं पर भी बना दो, जो मैग्नीट्यूड होगा प्रेशर का वो उतना ही होगा। हेंस ड्रेनेज गैलरी शुड बी प्रोवाइडेड एज क्लोज टू द अपस्ट्रीम फेज एज पॉसिबल, जितना हो सके अपस्ट्रीम फेज के पास ही लगाना चाहिए। नेक्स्ट, by providing the drainage gallery, uplift pressure reduces at a level below the upstream water level। इसका मतलब क्या हुआ, what conclusion is drawn, जो आपके हील पे प्रेशर है उससे तो कम कर देगी ये प्रेशर, जो आपके हील पे प्रेशर है उससे तो कम करके दे देगी ये प्रेशर हमारा। सही है, ये बात भी समझ में आती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इट इज ऑल्सो कंसिडर दैट अपलिफ्ट प्रेशर आर नॉट अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक फोर्सेस। ऐसा भी माना जाता है कि जो हमारा अपलिफ्ट प्रेशर है वो अर्थक्वेक फोर्सेस से अफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब जब अर्थक्वेक फोर्सेस आएंगे, जब अर्थक्वेक फोर्सेस आएंगे तो उस समय अपलिफ्ट प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज इन दी अपलिफ्ट प्रेशर। क्लियर है? तो ये हमारी सारी जानकारी हो गई अपलिफ्ट प्रेशर की। दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ द अपलिफ्ट प्रेशर। नोट कीजिए फटाफट। कर लिया नोट? चलिए, तो कितने प्रेशर हो गए हमारे, या कितने फोर्सेस हो गए, इंटरनल वेट, एक्सटर्नल वाटर प्रेशर, एक्सटर्नल अपलिफ्ट प्रेशर, ये तीन फोर्सेस हो गए हमारे। दीज थ्री फोर्सेस वी हैव कवर्ड। आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द अपलिफ्ट प्रेशर इन ग्रेविटी डैम। ठीक है, अपलिफ्ट प्रेशर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है। A drainage gallery reduces the uplift pressure at all the levels below the gallery। बोला ड्रेनेज गैलरी रिड्यूसेस द अपलिफ्ट प्रेशर एट ऑल द लेवल्स बिलो द गैलरी। ऐसा तभी होगा जब आपने गैलरी कहाँ प्रोवाइड कर रखी है, हील पे। ऐसा तो तभी होगा ना जब आपने गैलरी हील पे दे रखी है। देखो ये लिखा हुआ है, बाय प्रोवाइडिंग द ड्रेनेज गैलरी अपलिफ्ट प्रेशर रिड्यूसेस एट ऑल द लेवल बिलो द अपस्ट्रीम वाटर लेवल। जब आपने गैलरी कहाँ दी है, बिलो द अपस्ट्रीम वाटर लेवल पे, तो ये जनरल स्टेटमेंट तो है ही नहीं। The drainage gallery below the upstream water level reduces the uplift pressure at all the levels below the upstream water level। सही बात है, ड्रेनेज गैलरी below the upstream water level reduces the uplift pressure at all the levels below the upstream water level। सही बात है, absolutely correct। A grout curtain near the heel reduces the seepage and uplift pressure everywhere on the gravity dam whatever the upstream water level। बिल्कुल सही बात है, आपने ग्राउटिंग कर दी हील के पास, जैसे ही आपने ग्राउटिंग कर दी तो सीपेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सीपेज कम हो जाएगी तो अपलिफ्ट प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। If seepage is reduced, the uplift pressure is also reduced। सीपेज कम होने से अपलिफ्ट प्रेशर भी कम हो जाता, तो अच्छी बात है। चले आगे, चलिए कंटिन्यू।
नोट कर लिया सबने? चलो नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। The next of the force which is under consideration is termed as earthquake force. अब देखो इसकी एनालिसिस थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब अर्थक्वेक क्या आता है, हाउ द अर्थक्वेक इज जनरेटेड, पहले तो उसकी बात समझनी पड़ती है अर्थक्वेक फोर्स के बारे में। तो इफ द डैम इज लोकेटेड इन दैट रीजन विच इज ससेप्टेबल टू अर्थक्वेक, देन डिजाइनिंग इज टू बी डन टू रेजिस्ट द सीस्मिक फोर्सेस। अगर आपने डैम बनाया ऐसी जगह पे जहाँ पे सीस्मिक एक्टिविटी होती है, तो आपको वो सीस्मिक फोर्स भी रेजिस्ट करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एन अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस वेव, एक अर्थक्वेक वेव को प्रोड्यूस करता है, विच आर केपेबल ऑफ शेपिंग द अर्थ, जो शेक कर देती है अर्थ को, अपॉन विच द डैम इज रेजिस्टिंग, जिसके ऊपर डैम रेजिस्ट कर रहा है, जिसके ऊपर उस पर क्या लग जाएंगे, इनर्शियल फोर्सेस लग जाएंगे। क्लियर है? हेंस द इंपैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, इम्पार्टिंग एन एक्सेलरेशन टू द फाउंडेशन। तो जब वेव आएगी वो क्या करेगी, फाउंडेशन को एक्सेलरेट कर देगी, जिसकी वजह से उसमें क्या डेवलप हो जाएंगे, एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट, या इनर्शियल फोर्स डेवलप हो जाएंगे, कुछ भी बोल सकते हो। अब जो अर्थक्वेक वेव है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। अर्थक्वेक वेव में मूव इन एनी डायरेक्शन, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बोल देते हैं, तो ये हमारी अर्थक्वेक वेव है, जहां पर डेवलप होती है अर्थ के अंदर, उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर फोकस। चल के जिस पॉइंट पे अर्थ पे आई उसको बोलते हैं एपिसेंटर। अब ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, देखो आर्बिट्री डायरेक्शन है, पर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया दो कंपोनेंट पे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो एक कंपोनेंट को वर्टिकल बोल दिया, एक कंपोनेंट को हमने हॉरिजॉन्टल बोल दिया। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो किसी भी डायरेक्शन में था, उसको मैंने ब्रेक कर दिया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अंदर। और ये एक्सेलरेशन कुछ टाइम्स होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैंने आगे क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थक्वेक in the horizontal direction is acceleration due to gravity into some constant k. Acceleration due to earthquake in vertical direction is some constant k into acceleration due to gravity. तो ये वैल्यूज लिख दी मैंने आपको, वैल्यूज आर बीइंग मेंशन्ड। अब जो रेंज होती है k की वो कुछ भी हो सकती है, पर एक जानकारी दे दी, जो वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल से क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन की एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल से क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी, इट इज कंपैरेटिवली लेस। तो वो जानकारी भी लिख के दे दी, दैट इज ऑल्सो बीइंग मेंशन्ड हियर। इसका मतलब जो हमारी वेव आई वो फाउंडेशन को शेक करेगी, उससे इनर्शियल फोर्स डेवलप हो जाएंगे। जो एक्सेलरेशन है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, हम समझने के लिए इसको ब्रेक कर देंगे दो डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इनर्शियल फोर्स डेवलप हो जाएगी हमारे डैम के अंदर। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डैम में क्या डेवलप हो जाएगा, इनर्शियल फोर्स डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब पहला इम्पैक्ट जो अर्थक्वेक फोर्स का है वो है हमारी इनर्शियल फोर्स। जो पहला इम्पैक्ट है उसको हम क्या बोल देंगे, अर्थक्वेक फोर्स बोल देंगे या इनर्शियल फोर्स बोल देंगे। तो ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी, दिस एंटायर स्टोरी आप डिस्कस, सारे पॉइंट्स बता दिए बोल के। अब देखते हैं अफेक्ट ऑफ वर्टिकल एक्सेलरेशन। A vertical acceleration can act both in upward direction and downward direction। जो मेरी वर्टिकल डायरेक्शन है अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में लग सकती है। इससे जो इनर्शियल फोर्स डेवलप होगा, अपवर्ड वर्टिकल एक्सेलरेशन है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी हमारी इनर्शियल फोर्स, और अगर हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो फोर्स हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो जो टोटल फोर्स हो जाएगा डैम के ऊपर वो क्या होगा, वेट प्लस माइनस इनर्शियल फोर्स। फोर्स को कैसे लिखेंगे, मास इंटू, तो फोर्स को कैसे लिखूंगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। मास को कैसे लिखा, वेट बाय ग्रेविटी। एक्सेलरेशन को कैसे लिखा वर्टिकल डायरेक्शन में, के वी इंटू जी, डाल दी वैल्यू यहाँ पे उठा के। तो टोटल कितना आ गया, डब्ल्यू वन प्लस माइनस के वी। यहीं से कंक्लूजन निकल के आ गया कि मेरी क्रिटिकल केस तो वो केस होगी ना जिसमें सेल्फ वेट कम हो जाए। सेल्फ वेट कब कम होगा, जब मेरा फोर्स कहाँ लग रहा होगा, अपर डायरेक्शन में। फोर्स लग रहा है अपर डायरेक्शन में, इसका मतलब एक्सेलरेशन कहाँ पर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब क्रिटिकल केस क्या होता है। तो फ्रॉम हियर इट कैन बी कंक्लूडेड वर्स्ट और क्रिटिकल केस वुड बी देन एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थक्वेक इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब मेरी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आ रही हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही हो, तो ये मेरा क्रिटिकल केस आ गया, जो ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा आपसे। दिस इज द ऑब्जेक्टिव व्हिच इज बीइंग आस्क्ड। क्लियर है, ये हमारी ऑब्जेक्टिव हो जाती है। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। अब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, एक हमारा हॉरिजॉन्टल इनर्शियल फोर्स के फॉर्म में और एक हमारा होगा हाइड्रोडायनेमिक फोर्स के फॉर्म में।
अब जब डैम सडनली मूव करता है पानी की तरफ, जब डैम सडनली मूव करता है पानी की तरफ, तो पानी जो प्रेशर लगा रहा है वो मोमेंटरली इंक्रीज कर जाता है। ये इनर्शियल फोर्स नहीं है। तो एक्सेलरेशन लगी अर्थक्वेक की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इससे डैम मूव किया पानी की तरफ। जब डैम मूव किया पानी की तरफ तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वजह से हमारा जो वाटर का प्रेशर है वो बढ़ गया है, तो इसको भी डैम को रेजिस्ट करना पड़ेगा। और जो हमारा इनर्शियल फोर्स है वो तो है ही, ये पानी की वजह से जो फोर्स बढ़ा उसे क्या बोल देते हैं, हाइड्रोडायनेमिक फोर्स। तो पहला ये लिखा। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द रिजर्वॉयर, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द रिजर्वॉयर, एक्सेलरेशन किसकी तरफ है, रिजर्वॉयर की तरफ है। ये मोमेंटरली क्या करेगा, वाटर प्रेशर को इंक्रीज करा देगा। वाटर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो उसे भी किसे रेजिस्ट करना है, टाइम को रेजिस्ट करना है। इस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं, तो जब एक्सेलरेशन चल रही है किसकी तरफ, डैम की तरफ, जब एक्सेलरेशन चल रही है किसकी तरफ, डैम की तरफ, तो इसको हम हाइड्रोडायनेमिक फोर्स बोल देते हैं। हाइड्रोडायनेमिक फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली है हमारे पास 0.555 kh गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर। कहाँ एक्ट करता है, 4h/3π फ्रॉम द बेस ऑफ द डैम। ये इक्वेशन किसने प्रपोज करी थी, वॉन करमान ने प्रपोज करी थी। दिस इक्वेशन वाज बीइंग प्रपोज बाय वॉन करमान। ये टोटल हमारा प्रेशर फोर्स ही है। इसकी वेरिएशन मैंने आपको बना के दिखा दी है, दिस वेरिएशन आई हैव शोन यू। तो ये वेरिएशन बनी हुई है। तो टोटल फोर्स लिखा हुआ है, कितनी हाइट पे लग रहा है, 4h/3π की हाइट्स पे लग रहा है। इसकी वजह से जो मोमेंट आएगा वो भी निकाल सकते हो, टोटल फोर्स इंटू जेड। जेड कितनी है हमारी, 4h/3π, इट इज इक्वल टू 4h/3π। नेक्स्ट, जो हमारी हाइड्रोडायनेमिक फोर्स है वो आप जेंगर इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। जो हमारा फोर्स है इट इज इक्वल टू 0.726 इंटू प्रेशर इंटू एच, और जो प्रेशर है हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर इट इज इक्वल टू सम कोफिशिएंट, कौन सा, जेंगर कोफिशिएंट, के एच गामा डब्ल्यू एच। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पी की वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी निकल के आ गया। जो हमारी सी एम की वैल्यू होती है ये कोफिशिएंट है, मैक्सिमम होती है कांस्टेंट स्लोप के लिए, निकाल सकते हो आप 0.735 थीटा बाय 90 डिग्री। थीटा क्या है, हमारा जो अपस्ट्रीम फेस है कितना एंगल बना रहा है। सो एंगल इन डिग्रीज विच द अपस्ट्रीम फेस ऑफ द डैम मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, ये रहा, ये हमारा थीटा है। तो थीटा इज द एंगल विच इज मेड बाय द अपस्ट्रीम फेस ऑफ द डैम विद द हॉरिजॉन्टल। तो आप मोमेंट निकाल सकते हो, प्रेशर पता है, प्रेशर पता है, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, तो मोमेंट निकालना है, प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो किससे, लीवर आर्म से, तो लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैन बी मल्टीप्लाइड विद द लीवर आर्म। तो ये मोमेंट की वैल्यू डाल दी आपकी 0.299 पीई स्क्वायर। तो जेंगर इक्वेशन में मोमेंट आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, इन जेंगर इक्वेशन मोमेंट इज डायरेक्टली बीइंग गिवन टू यू, तो डायरेक्टली लिख दिया मोमेंट की वैल्यू, तो डायरेक्टली द मोमेंट वैल्यू इज गिवन टू यू। तो चाहे आप वॉन करमान इक्वेशन यूज कर लो, चाहे आप जेंगर इक्वेशन यूज कर लो। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वजह से पहला फोर्स आया हाइड्रोडायनेमिक फोर्स, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वजह से इनर्शियल फोर्स। पहला केस, व्हेन द रिजर्वॉयर इज फुल, जब रिजर्वॉयर फुल है हमारा, तो अगर फोर्स मेरा पानी के डायरेक्शन में लगेगा, इनर्शियल फोर्स यानी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ये क्रिटिकल केस बनेगा। द वर्स्ट रिजल्ट इन दिस वुड बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज अपस्ट्रीम एंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज डाउनस्ट्रीम। तो जब ये एडिटिव हो जाए किसमें, वाटर प्रेशर के अंदर, तो ये क्रिटिकल केस है। व्हेन द रिजर्वॉयर इज एम्प्टी, जब रिजर्वॉयर एम्प्टी है तो क्रिटिकल कंडीशन बनेगी जब मेरा इनर्शियल फोर्स कहाँ लग रहा हो, अपवर्ड डायरेक्शन में यानी अपस्ट्रीम डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का हो डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में। क्यों, अगर फोर्स लगेगा तो इससे मोमेंट जनरेट होगी, मोमेंट जनरेट होगी इससे टो पे टेंशन आ जाती है। सो इन दिस केस द अर्थक्वेक फोर्स imparts अनस्टेबिलिटी व्हेन इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द रिजर्वॉयर, एक्सेलरेशन इज डाउनस्ट्रीम साइड एज इट वुड लीड टू द टेंशन। तो ये जो मेरा डैम है ये टॉपल कर जाएगा, अगर टॉपल करता है, यहाँ कंप्रेशन है, यहाँ टेंशन डेवलप हो जाएगी टो पे। क्लियर है चीज, तो ये जानकारी भी निकल के आ गई। कैसे निकालूंगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, इनर्शियल फोर्स, मास क्या है, वेट बाय ग्रेविटी, बाय वैल्यूज पुट कर दी, खत्म हो गई कहानी। तो ये हमारा इनर्शियल फोर्स आ गया निकल के। तो अब इसके ऊपर सवाल कर लेते हैं, व्हाट इज द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अर्थक्वेक एक्सेलरेशंस टू बी कंसीडर्ड फॉर चेकिंग द स्टेबिलिटी। अभी बताया, तो वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए, और ये कब फुल कंडीशन में है, तो एक्सेलरेशन की बात कर रहा है ना ये, हाँ। तो दूसरा फोर्स इधर होना चाहिए, एक अपस्ट्रीम साइड पे होना चाहिए, ये है क्रिटिकल कॉम्बिनेशन। तो वर्टिकली डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टली अपस्ट्रीम, सो वर्टिकली डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टली अपस्ट्रीम, ये हमारा अर्थक्वेक प्रेशर था, दिस वाज हमारा अर्थक्वेक प्रेशर। तो मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है, दिस मच इज सफिशिएंट।
बाकी फिर अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं फोर्सेस, रिमेनिंग विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।